पाकिस्तान जिंदाबाद। मेजर गौरव आर्या साहब, आपने शायद अफरासियाब का नाम सुना हो। आपने शायद वो कहानी पढ़ी हो जिसमें एक ऐसा बादशाह था जिसने अपनी ज़िंदगी में कोई जंग और कोई बहस नहीं हारी थी। उसने हर जंग अपनी दलेरी और हिकमत अमली से जीती थी और उसने हर बार बहस में अपने मुखालिफ को अक्ली और इल्मी दलाइल से कायल किया था। बादशाह होने के बावजूद वो धौंस धांधली से नफरत करता था। वो उस मशहूर ज़माना कौल को भी नापसंद करता था जो कहता है जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है। अफरासियाब को एक फ़कीर की बात ज़्यादा पसंद थी कि जंग और मोहब्बत में जो भी अमल हो वो आसान अमल हो। बादशाह की सोच इंतहाई मुस्बत थी। पहले वो शहजादा था। वो इस लिहाज से भी खुशकिस्मत था कि बचपन ही में उसकी दोस्ती एक सच्चे फ़कीर से हो गई थी। और आप जानते हैं सच्चा फ़कीर कौन होता है? सच्चा फ़कीर अंदर से फ़लसफ़ी होता है, जो कभी नहीं भूलता कि इंसान का वजूद फ़ानी है और जो जिस्म की हर लज्जत की हकीकत को इतना जान लेता है कि फिर किसी भी जिस्मानी लज्जत को एक ख़ास हद से ज़्यादा अहमियत दे ही नहीं पाता। ऐसा ही एक बेनियाज और दाना फ़कीर नन्हे अफरासियाब को अपने महल के बाहर कभी मिल गया था। दोनों दोस्त बन गए थे। फ़कीर की आखिरी सांस तक दोनों की दोस्ती फिर कायम रही थी। जिस बरस शहजादा बादशाह बना था उसी साल बल्कि उसी हफ्ता फ़कीर इंतकाल कर गया था। जैसे कि दुनिया में उसका काम ख़त्म हो गया हो। और बग़ैर किसी काम के फ़कीर इस दुनिया में ठहरता ही कहाँ है, वो तो फिर चला जाता है। फिर आम इंसान और फ़कीर में एक और बड़ा फ़र्क यही रहता है कि इस दुनिया में आम आदमी गर्ज़ की खातिर जीता है और फ़कीर फ़र्ज़ की खातिर। तो उस सच्चे फ़कीर की दोस्ती के फैज़ान से शहज़ादे की सोच भी ज़रो जवाहिर की चमक से बुलंद होकर किसी अजीम मकसद से उठती रोशनी की आशिक हो गई थी। शहज़ादा फिर बादशाह बनने के बाद कोई बड़ा काम करना चाहता था, मगर जब वो बादशाह बना तो रियासत बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों से घिरी हुई थी। 2 साल तो उसे सल्तनत मुस्तहकम करने ही में खर्च करने पड़ गए, जिसका नफ़ा ये ज़रूर हुआ था कि रियासत के अक्सर दुश्मन उसके दोस्त बन चुके थे और बाकी हरीफ उसकी अस्करी अज़मत को जानकर उससे दूर ही रहने पर मजबूर हो चुके थे। बादशाह इस एतबार से अब मुतमईन था, लेकिन वो खुश हरगिज़ नहीं था। अपनी रियासत को तहफ़्फ़ुज़ व इस्तेहकाम देना तो घर के सरबराह के तौर पर उसका एक फ़र्ज़ था, ऐन फ़र्ज़। उसकी नज़र में ये मगर कोई कारनामा तो था ही नहीं और वो कारनामा करना चाहता था और वो ये भी जानता था कि इंसानों का भला कर जाने से बड़ा कारनामा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर बादशाह ने फैसला किया कि वो अपनी रियासत में बसते तमाम इंसानों का हर मुमकिन भला करेगा। वो अपनी रियासत में रहते इंसानों का हाल अपनी आंखों से देखने खुद निकला। वो हैरत और खौफ में मुब्तला हो गया। उसने अपनी रियासत के हर इलाका में अपने कुछ लोगों को भीख मांगते देखा, कुछ को चीज़ें चुराते देखा, कुछ को पूरे लिबास की बजाय चीथड़े पहने देखा। बादशाह ने कुछ को लुटते देखा, कुछ को लूटते देखा। कुछ इलाकों में तो उसने लोगों को पीने के पानी जैसी आम शय पर झगड़ते देखा। कुछ माह बाद फिर बादशाह अपने महल में पहुंचा तो उसके जहन में एक हिकमत अमली तरतीब पा चुकी थी। वो समझ चुका था कि सिर्फ पैसा ना होना अवाम का सबसे बड़ा मसला नहीं था। अपने सफ़र के दौरान वो ऐसे इलाके भी देख चुका था कि जहां दस्तयाब वसाइल बाकी इलाकों जैसे महदूद ही थे, मगर वहां अमन व सलामती और खुशी हर जगह थी, हर गली हर घर में थी। बादशाह जान चुका था कि उसकी रियासत में अक्सर व बेशतर जगहों पर लोगों में उस शऊर की शदीद कमी थी जो इंसाफ की अहमियत को समझता है, और जो इंसाफ ही को अहमियत नहीं देता वो मौका मिलते ही मुफाद परस्त बन जाता है। बादशाह देख चुका था कि उसकी रियाया के लोग मुफाद परस्त हो चुके थे। एक अपने मुफाद के सामने वो किसी कायदा कानून को अहमियत ही नहीं देते थे। वो कानून को सिर्फ तभी मानते थे जब वो खुद कमज़ोर होते थे। बादशाह समझ चुका था कि अगर तो उसे अपनी मुमलकत को रहती दुनिया तक रोशन बना कर जाना है तो फिर उसे अपनी रियासत में बसते बूढ़ों को हौसला देना होगा, जवानों को काम करने के मौके देना होंगे और अपने बच्चों को सियाना बनाना होगा। कौम साजी एक सब्र तलब मरहला है जिसकी बुनियाद स्कूलों में ही रखी जाती है। बादशाह ने अपनी रियासत में कसरत से तालीमी इदारे बनवाए और निसाब ऐसा मुरतब किया कि बच्चे जिसको पढ़कर बड़े हों तो वो अपनी दुनिया में
कामयाब कामरान और अपने मुआशरा और अपने घर में मेहरबान बनकर ही जीते नजर आए। फौरी मसाइल के हल के लिए बादशाह ने रियासत में रोजगार के मौके कसरत से फराहम किए। उसने अपने दोस्तों दीगर बादशाहों को अपने यहाँ कारोबार शुरू करने पर कायल किया और उसने अपने उमरा को भी उनके कारोबार फैलाने पर माइल किया। बादशाह ने अपनी रियासत के बूढ़े इंसानों को बीमारी और लाचारी से बचाने के लिए खातिर ख्वाह इकदाम किए। रियासत का रूप बदलने लगा। रियासत खुशहाल और हसीन होने लगी। सेहत, तालीम, रोजगार और खुशहाली और खुशी के हवालों से रियासत की मिसाल दी जाने लगी। किस्सा मुख्तसर, एक हुक्मरान में ये जौहर लाजमी होना चाहिए कि वो मामलात को गहराई में देख सके और ये जौहर के सही वक्त पर सही फैसला कर सके और ये कि अपने फैसले पर अमल भी करवा सके। एक हुक्मरान को क्रिएटिव और एक्टिव लाजिमन होना चाहिए। मेजर साहिब, ऐसा एक हुक्मरान आपको मिल चुका है। आप अक्सर इस अम्र का ऐलान करते हैं, लेकिन आप ये भी एतराफ़ करते हैं कि हिंदुस्तानी जनता की तमाम तर ज़हानत, हिम्मत और अज़मत के बावजूद आपकी कौम को बरसों के इंतज़ार के बाद ही वो हुक्मरान मिला है कि जिसको आप क्रिएटिव और एक्टिव कहते और समझते हैं और जिसके आने के बाद ही आपका महान देश भी आपके मुताबिक पटड़ी पर कहीं चढ़ पाया है। तो फिर किस्सा मुख्तसर, हम भी पटड़ी पर चढ़ ही जाएंगे। साहिब, हमारा इंतज़ार भी तो ख़त्म हो ही जाएगा। हमें भी तो वो अच्छा हुक्मरान मिल जाएगा जो फिर अपनी कौम की तकदीर सुनहरी हरूफ से लिखेगा। तो ये कि जिस तरह आपके मौजूदा और महबूब हाकिम के दौर से पहले भी इंडियन अवाम तो अपनी जगह अजीम ही थे, हम भी आज वैसे ही तो हैं और हम पाकिस्तानी आप हिंदुस्तानी लोगों की ज़हानत के मोतरफ हैं, जिसका एक सबूत तो इसी कलाम में मौजूद है जो कहानी आगाज में छेड़ी गई थी और जिसमें फ़कीर का वो जहन को रोशन कर देने वाला कौल था कि जंग और मोहब्बत में भी नाजायज़ और नाजेबा कदम तो एक ना उठे। ये बड़ी बात आप ही के एक बड़े लिखारी मोहतरम भगवान गिडवानी का फिक्रा और फिक्र है। वाज़ेह रहे कि वो कहानी किडवानी साहिब की लिखी हुई नहीं, मगर वो अजीम जुमला ज़रूर उन्हीं का है जो कि उन्होंने एक ड्रामा सीरियल द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान के मरकजी किरदार के लिए लिखा। खैर, फिर इस मौजू पर शायद आखिरी बार ही कुछ कह रहा हूँ और मुद्दा वही है कि आप जैसा दानिश्वर भी अगर पाकिस्तान के अवाम या चलिए पंजाब के 11 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल तकरीबन सारे ही अवाम को अगर एहसास से आरी और ऐश का पुजारी ही कहता जाएगा तो क्या ये मुनासिब और माकूल फरमान होगा? मोहतरम, एहसास से आरी कौन हो सकता है? मगर जैसे हसास तरीन इंसान भी कहीं बेबस हो सकता है और अपने अच्छे वक्त का इंतज़ार करने पर मजबूर हो सकता है, वैसे ही कौमें भी कभी किसी बड़े इंतज़ार में मुब्तला हो जाती हैं। लेकिन हम जिंदा लाश बनकर सिर्फ इंतज़ार नहीं कर रहे, हम तो मुसलसल अपने मुल्क को रोशनी और खुशबू की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। हम मुसलसल बोल रहे हैं, हम मुसलसल हर मुमकिन अमल कर रहे हैं। आप हमारी काविशों को टामिक टोया कह भी सकते हैं, लेकिन आप हमें मुर्दा कैसे डिफाइन और डिक्लेयर कर सकते हैं? माय डियर मेजर साहिब, हम जिंदा हैं, हम जिंदा कौम हैं और बतौर कौम हम अपनी इज्जत नफ्स के बारे में सख्त हसास भी हैं। हम मुसीबत में तो हो सकते हैं मगर हम नाउमीद कभी नहीं हो सकते। फिर हम आपसे ये गुजारिश तो नहीं करेंगे कि आप भी हमसे नाउमीद कभी ना हों कि इस दुनिया में किसी से भी फिर कभी भी मायूस तक हो जाना तो आपका एक हक है। अपने जिस हक के हक में आपके पास फिर लाजवाब दलाइल भी हो सकते हैं कि आप बहुत ज़हीन हैं, मगर मेरे हमसाया दोस्त, आपके पड़ोस में बसने वाले पाकिस्तानी भी कम ज़हीन नहीं। फिर हमारे पाकिस्तानी दिल से तो आपके लिए यही दुआ निकलती है, आप इतनी तवील उम्र जिए कि अपनी आंखों से हमारी सोनी धरती का उरूज देखें और उसके बाद भी देर तक ही आप हंसते खेलते जीते जाएं और तब आपके व्लॉग्स में आप हमारी तारीफ करते नहीं थकेंगे कि ज्यादा तारीफ से आप अपना पुराना कहा बुरा भला भी तो मिटाया करेंगे गोया। ये तो हमें यकीन है कि आप 100 साल के होकर भी जिस्मानी और ज़हनी तौर पर इतने एनर्जेटिक ही रहेंगे कि अपना काम करते ही जाएंगे। अपना काम करते ही जाइए, सलामत रहिए और सुखी रहिए सदा ही। लीजिए, हमने आपको तमस्खर उड़ाने का एक मौका खुद ही फराहम कर दिया। आप कह भी सकते हैं, अबे क्या दरवेशों की तरह दुआएं देता जा रहा है, ये चोला उतार और अपने अंदर का दहशत गर्द दिखा बस।
پھر یہی گلہ ہے۔ آپ ہر پاکستانی بالخصوص ہر پنجابی کو ایسی ڈری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی آپ کو بندہ نہیں بھوت ہی نظر آتا ہے۔ صاحب تم ہی کہو پھر، کیا یہ انداز نگاہ بھلا ہے؟ کیا یہی سچ کا راستہ ہے؟ یا یہ تو بس 1% سچ میں 99% جھوٹ ملا کر اسے پھیلانے کا واسطہ ہے؟ ہاں تم ہی کہو ذرا۔